नमस्कार। बोलगुरु एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे जो अभी भारत पाकिस्तान के बीच में जो तनाव की स्थिति थी, उस दौरान कुछ चीज़ें चर्चा में रही, जो एग्ज़ाम के परिप्रेक्ष्य से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पिछली क्लास में हमने S-400 डिफेंस सिस्टम के बारे में पढ़ा था और इस क्लास में हम जो अभी हाल के दिनों में बहुत ज़्यादा चर्चा में रही, IMF, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने पाकिस्तान को लोन दिया था। तो ये क्या संस्था आईएमएफ, कैसे इसकी स्थापना हुई थी, क्यों हुई थी, किस तरह से ये लोन देती है और क्या काम करती है, इसके बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो क्लास शुरू करने से पहले बता देते हैं कि जिस लोन को लेकर ये संस्था चर्चा में रही, जिसके बारे में हमारे यहाँ पे चर्चा हो रही है कि इसने पाकिस्तान को लोन दिया। एक्चुअली स्थिति ये थी कि इसने पाकिस्तान को लोन नहीं दिया। ऐसा था कि पाकिस्तान का लोन बहुत पहले अप्रूव हो चुका था, तो उस लोन की एक किस्त या इंस्टॉलमेंट है वो इस टाइम पे दी गई थी। इसलिए चर्चा में रहा कि इस युद्ध के समय हम इसके लोन की इंस्टॉलमेंट रोक सकते हैं, अगर ये आतंकवाद को या टेररिज्म को पनाह देता है तो इस चीज़ को करते हैं। तो सबसे पहले हम आईएमएफ की बात करते हैं, जिसको इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं। सबसे पहले कि आईएमएफ जैसी चीज़ की स्थापना की चर्चा क्यों हुई। तो ये लगभग लगभग 1944-45 के आसपास की चीज़ें। उससे पहले इकोनॉमी को लेके, पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को लेके, विश्व अर्थव्यवस्था में दो तरह की घटनाएं हुई थी। एक तो आई थी 1929 की मंदी, जिसे आज तक की सबसे बड़ी मंदी कहा जाता है, जो कि ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929, जो कि 2008 की मंदी से भी बड़ा था। दूसरी थी, वो थी कि 1929 की मंदी इतनी बड़ी थी कि उसमें ऐसे मीम्स वगैरह भी चले, ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 से 39 चला था। और इसमें एक यहाँ पे लिखा हो कि फोर फोर चिल्ड्रन फॉर सेल, फोर चिल्ड्रन फॉर सेल, ऐसा लिखा होता। तो इस तरह की मंदी थी। उसके अलावा वर्ल्ड वार भी हुआ था। तो ये अभी भी हमने, जैसे वार के कॉन्टेक्स्ट में चर्चा चली कि वार किसी भी इकोनॉमी के लिए एक अच्छा ऑप्शन नहीं रहता। तो वर्ल्ड वार बहुत बड़ा वार चला, तो उसकी वजह से भी पूरी की पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। और जब वर्ल्ड वार खत्म हुआ तो जब विश्व अर्थव्यवस्था की तरफ देखा गया तो भूखमरी, महंगाई, प्रोडक्शन बहुत कम था। तो इस चीज़ों को लेके कैसे काम किया जाए, तो इसके लिए कुछ हुआ। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्थापना क्यों की गई आईएमएफ की। आईएमएफ की स्थापना के साथ में एक चीज जुड़ी हुई है कि उस टाइम पे एक ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944 में, जब वर्ल्ड वार खत्म हो गया था। तो उस कॉन्फ्रेंस का मतलब यही था कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाना। जो भी वैश्विक अर्थव्यवस्था है, जो कि 1929 के ग्रेट डिप्रेशन, आर्थिक मंदी, और 1939 के द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जो कि बहुत ही ज्यादा गर्त में चली गई थी, उसको कैसे रिवाइव किया जाए, पुनर्जीवित किया जाए। तो इसके लिए 1944 में एक कॉन्फ्रेंस हुई, जिसे ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। अब इस ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस से तीन चीज निकली, जो कि हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं। वो तीन चीज क्या क्या थी। पहली चीज, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस 1944 में, जिसमें जो इनिशियल स्टेज में हुई थी, उसमें लगभग लगभग 44 देशों ने इसमें भाग लिया था। 44 देशों ने इसमें भाग लिया था। और भारत की तरफ से इसमें भाग लिया था, मेन व्यक्ति थे सीडी देशमुख, जो बाद में पहले भारतीय जो आरबीआई के गवर्नर रहे थे। और पहले आरबीआई के गवर्नर थे सर ओसबॉर्न स्मिथ। उसके अलावा के सनगुणम सेट्टी, जो उस टाइम पे भारत के फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। तो इन्होंने भाग लिया, जो भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर बने, तो के सनगुणम सेट्टी, इन्होंने भाग लिया था। 44 देशों ने भाग लिया ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस 1944 में। तो इससे तीन चीजें निकल के आई। एक चीज निकल गई विश्व बैंक, जिसे वर्ल्ड बैंक कहते हैं। अब हमने यहाँ पे ब्रैकेट में नाम लिख रखा IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। मतलब रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट, जो कि पूरा का पूरा विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, उसी को IBRD कहते हैं। वर्ल्ड बैंक में 5 संस्थाएं होती है, उन 5 संस्थाओं को मिलकर एक वर्ल्ड बैंक बनता है। इसका पहले नाम इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट था, जिसको बाद में वर्ल्ड बैंक नाम से जाना गया। इसकी स्थापना जुलाई 1945 के अंतर्गत हुई थी। इसी ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस से तीन चीजें निकली। एक निकली थी IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ये निकली थी वर्ल्ड बैंक, जो निकला था वो निकला था इसके लिए, भाई रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट वगैरह के हुए। IMF लिखा था कि जो भी देशों की मुद्रा थी, जो हम जैसे कहते हैं ना कि $1 इतने रुपए का है, जो जो एक्सचेंज रेट थी, विनिमय दर थी, वो पूरी की पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गई। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, मुद्रा विनिमय दर को स्थिर करने के लिए IMF की स्थापना की गई। और उसके अलावा देशों के बीच में ट्रेड बढ़े। जब ट्रेड बढ़ेगा, व्यापार होगा, तभी इकोनॉमी बढ़िया से रिवाइव होगी। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट लाया गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। तो इन दो की स्थापना, तो एक की तो जुलाई 1945 में विश्व बैंक की हो गई थी, और दिसंबर 1945 में IMF की हो गई थी। परंतु WTO की स्थापना हुई थी 1995 में। ये चीज याद रखना कि ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस से तीन चीजों के बारे में चर्चा की गई थी। डेवलपमेंट के लिए और लोगों लोन देने के लिए, तो उसके लिए वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई। उसके अलावा एक्सचेंज रेट को स्टेबल करने के लिए, उसके लिए IMF की स्थापना हुई। और उसके अलावा ट्रेड को कैसे बढ़ाया जाए, ट्रेड बैरियर्स को कैसे हटाया जाए, जो अलग अलग तरह के टैक्स वगैरह लगा के ट्रेड के बैरियर क्रिएट कर दिए जाते हैं, उनको कैसे हटाया जाए, उसके लिए वर्ल्ड
WTO की बात की गई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। परंतु इन दो की स्थापना तो उसी टाइम हो गई थी, WTO की नहीं हो पाई, अमेरिका के विरोध के कारण WTO की स्थापना नहीं हो पाई। ये हमें पता था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में अमेरिका एक बहुत पावरफुल देश निकला। तो इसकी 1995 में हुई। उसके बाद में इसका कुछ ऐसा चलता है कि 1948 में जब ऐसी चीज होगी कि जब हमने IMF की स्थापना कर ली, वर्ल्ड बैंक की कर ली, तो इसके लिए भी कुछ चीजें की जाए जिससे ट्रेड को कम किया जाए। तो इनिशियल स्टेज में अमेरिका का विरोध था, परंतु 1948 से एक चीज चलती है, GATTE, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टेरिफ। ट्रेड एंड टेरिफ पे जनरल एग्रीमेंट वगैरह लिया गया था, पर अभी भी WTO की स्थापना नहीं हुई। उसके बाद में लगभग लगभग 1987 से लेके 1994 तक एक चीज हुई थी जिसे उरुग्वे राउंड ऑफ नेगोशिएशंस कहते हैं। उरुग्वे राउंड ऑफ नेगोशिएशन चले, बात चली, उरुग्वे राउंड ऑफ नेगोशिएशंस, उरुग्वे राउंड ऑफ नेगोशिएशन चली, उसमें बात चली कि इस तरह से हमें इसके लिए बात करना चाहिए। और उसके बाद में सबसे लास्ट में 1995 में एक ट्रीटी हुई, उस ट्रीटी को याद रखना, 1995 में एक ट्रीटी हुई जिसे मराकेश ट्रीटी कहते हैं। मराकेश ट्रीटी के द्वारा 1995 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई। ये चीज़ है वर्ल्ड बैंक, सॉरी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। तो इतनी देर से इसलिए अमेरिका का विरोध था। उसको GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टेरिफ चला था। उसके बाद में उरुग्वे राउंड ऑफ नेगोशिएशंस, और उसके बाद मराकेश ट्रीटी से 1995 में वर्ल्ड बैंक की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। अब इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो विश्व बैंक और IMF का जो हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में। अब इनके साथ एक चीज और जुड़ी रहती है कि विश्व बैंक का जो अध्यक्ष होता है ना, वो देखना आप हमेशा अमेरिका ही मिलेगा। ये एक ऐसा कोई क्लोज नहीं है, इसके अंदर ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि वर्ल्ड बैंक और IMF, इनमें सबसे ज़्यादा कोटा है वो अमेरिका का ही है और यूरोपियन कंट्रीज़ का है। तो इस तरह से इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है, मतलब एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि वर्ल्ड बैंक का जो भी अध्यक्ष बनेगा ना वो अमेरिकन बनेगा, और IMF का जो भी अध्यक्ष बनेगा वो जनरली लगभग ये होता है, वो यूरोपियन बनेगा। तो इस तरह से ये चीज़ें चली थी। उसके बाद में हमने, जब हम अभी की क्लास में IMF की बात करें तो हम न WTO के बारे में ज़्यादा बात करेंगे, न वर्ल्ड बैंक के बारे में, हम केवल IMF की चर्चा करेंगे। तो IMF की स्थापना का उद्देश्य क्या था? हमने बताया था कि शुरुआत में डेवलपमेंट और लोन वगैरह के लिए रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई, ट्रेड के लिए WTO की बात की गई, और मुद्रा एक्सचेंज रेट को स्टेबल करने के लिए शुरुआत में मुद्रा विनिमय दर स्थिरता के लिए IMF की स्थापना हुई। उसके बाद में कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि ये चीज़ों, और भी बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं मुद्रा की दर को नियंत्रित करने के लिए, तो उस हिसाब से ये चीज़ें काम नहीं करी, तो ये सिस्टम कोलेप्स हो गया। उसके बाद में जो IMF का प्रमुख काम है वो है भुगतान संतुलन संकट, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब एक टर्म आती है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, कि किसी भी देश से जितनी भी चीज़ें एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती है, जितनी भी चीज़ें बाहर से हमारे पास पैसा आता है, या जितना बाहर जाता है वो कितना रहता है, कि बाहर से पैसा आएगा तो डॉलर में आएगा या दूसरी करेंसी में आएगा, हम कोई चीज़ बेचेंगे तो भी हम डॉलर वगैरह में पैसा डिमांड कर सकते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इस तरह से चीज़ें होती है कि जो भी एक देश का दूसरे देशों के साथ या देश के बाहर जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको दिखाना एक साथ, और पूरे वर्ल्ड का जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, वो जीरो होता है, क्योंकि जो पैसा कहाँ से गया वो कहीं तो रिसीव हुआ, तो कहीं पे प्लस होगा, कहीं पे माइनस होगा, तो लास्ट में जाके वो जीरो हो जाता है। भारत के साथ भी 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट की ही दिक्कत आई थी, भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट बिल्कुल गड़बड़ा गया था, जिसकी वजह से फिर IMF ने भारत को लोन वगैरह दिया था, जो 1991 की बहुत बड़ी बात है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट जाता क्यों है कि एक तो हम इम्पोर्ट कम कर रहे हैं, हम आयात ज़्यादा कर रहे हैं और निर्यात कम कर रहे हैं, इम्पोर्ट कम और एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि हमारी राजनीति में चीज़ें इस तरह से हैं कि लोग, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। तीसरी चीज़ है हम सब्सिडीज़ वगैरह इतनी देते हैं, और उसके अलावा बाहर की इकोनॉमी के लिए हमारा देश इतना खुला नहीं है। ऐसा माना जाता है कि 1991 से पहले इंडिया में लाइसेंस राज था, हर चीज़ के लिए लाइसेंस लिया जाता था, उसके बाद इकोनॉमी को ओपन कर दिया, और उसके बाद में FDI वगैरह को लिमिट दी गई। तो इस तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब जो वर्ल्ड बैंक में जो भी, IMF में जो भी निर्णय लिया जाता है वो 85% बहुमत के साथ लिया जाता है, और IMF और वर्ल्ड बैंक में जो वोटिंग शेयर होता है ना, जिस देश का कितना वोटिंग शेयर होगा वो उसके जो वर्ल्ड बैंक है, IMF का जो फंड है, उसमें कितना कंट्रीब्यूशन है। तो अमेरिका के कंट्रीब्यूशन के हिसाब से अमेरिका की जो वोटिंग पावर है वो 16.52% है। उसके बाद में अब IMF, चर्चा चली थी कि IMF लोन देता, तो IMF लोन कैसे देता है? पहले एक्सचेंज रेट को लेके चीज़ें थी, उसके बाद में IMF ने जो चीज़ शुरू की वो करी कि हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में मदद करेंगे। तो IMF के पास एक होता है SDR, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, जिन्हें विशेष आहरण अधिकार भी कहते हैं। विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। इसमें क्या होता है कि ये एक IMF का बॉक्स होता है, इसमें हर जो कंट्री, जो भी सदस्य होता है IMF का, वो अभी 189 देश सदस्य, वो हर सदस्य
इसमें अपना मनी डिपॉजिट करता है, जितना उसका कोटा होता है, जितना उसका कोटा होता है। जैसे भारत का कोटा 2.76% है, तो उस हिसाब से मनी इसमें डिपॉजिट करता है। और ये जो डिपॉजिट करेगा जो भी देश इसमें मनी, उस पर इसको जो ब्याज है ना या इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ही कम मिलता है। अब जिस देश ने जितना इसके अंदर मनी डिपॉजिट किया है, बदले में आईएमएफ इन्हें क्या देता है, एचडीआर देता है, स्पेशल ड्राइंग राइट, जिसे पेपर गोल्ड भी कहते हैं। कि एक तरह से एचडीआर देते हैं कि भाई आपने इतना दिया तो आपको इतना एचडीआर होगा। हर एक एचडीआर की वैल्यू होती है कि एक एचडीआर की कितनी वैल्यू होगी। जैसे भारत का इतना कोटा है, उस हिसाब से भारत का कितना एचडीआर हुआ, और उस एचडीआर को भारत दे सकता है, जिसमें कि जब भी भारत के पास बैलेंस ऑफ पेमेंट की दिक्कत होगी, बाहर हमने इतना ज़्यादा इंपोर्ट कर लिया और बाहर के जो भी हमने देशों से व्यापार किया उनके हमें कर्जा चुकाने के लिए हमारे पास डॉलर में पैसा नहीं है, तो हमारा एचडीआर कोटा दे दो। और उसके बाद में भी अगर एचडीआर कोटा से भी हमारा पूरा का पूरा कर्जा नहीं चुक रहा है, जो हमने इंपोर्ट के रूप में चीज़ें ली उनका पैसा वापस देना, तो दूसरे देशों का एचडीआर कोटा भी हम ले सकते हैं। मतलब एचडीआर कोटा एक तरह से हम ट्रेड भी कर सकते हैं सदस्य देशों के बीच में। और जितना एचडीआर कोटा अगर हम आईएमएफ को देंगे, तो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट की भुगतान संतुलन की जब भी दिक्कत होगी, तो हमें उस एवज में हमारे पैसे दे देगा। कोटा के हिसाब से देते हैं ये कम ब्याज दर पर, और भारत का कोटा है लगभग 2.76। इसके एवज में इसको वो पेपर गोल्ड या वाइट गोल्ड कहते हैं। पहले ये जब एक्सचेंज रेट स्टेबल था, तो ये जो रेट थी वो गोल्ड से अटैच्ड रहती थी, और उसके बाद में ऐसा कुछ नहीं है, एक तरह से गोल्ड नहीं है, उस तरह से ही काम करता है। पेपर गोल्ड कहते हैं एचडीआर को। और ये फिर लोन देता है, लोन भी इंटरेस्ट रेट पे देता है, फ्री में नहीं देता है, जिसकी रेट ज़्यादा होती है। जो जमा कराते हैं उनको कम ब्याज दर पे देता है, जो मांगते हैं उनको देते हैं। और ये पाकिस्तान है जो कि हमेशा एक तरह से मांगता ही रहता है कि लोन दो लोन दो। अभी चाइना का भी कर्जा हो गया। सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान ने लोन चुकाने के लिए ब्याज लिया, और उस ब्याज को चुकाने के लिए भी लोन दे रखा है। तो पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। उसके बाद में क्या होता है कि अभी जो चर्चा चली थी कि क्या है क्या नहीं है, भारत वोटिंग वगैरह से हट गया था, तो इस पे ये है कि आईएमएफ जस्ट लाइक भी मेथालाल जेठालाल, और ये कि बहुत पैसा है, तो इसने पाकिस्तान ने पैसे मांगे तो इन्होंने दिया, और इधर से भाई ऐसा थोड़ी होता है। तो ये चीज़ चली थी। उसके बाद में जो एचडीआर हमने जो बॉक्स बताया था, उस बॉक्स में आप पैसे डालोगे, जो भी सदस्य देते हो तो उसके हिसाब से उसको एचडीआर मिलता है। अब एक एचडीआर की कितनी वैल्यू होती है, उस एचडीआर की वैल्यू काउंट करने के लिए 5 जो करेंसी होती है ना, उन 5 करेंसी की वैल्यू से नापा जाता है। इसका मतलब अगर एचडीआर में वो 5 करेंसी आएगी, तो उसकी वैश्विक स्तर पर विश्वसनीयता बढ़ेगी। कोई भी देश ट्रेड करेगा तो इजीली उस करेंसी को ले सकता है कि एचडीआर में वो है। तो 5 करेंसी है जो कि अभी एचडीआर की वैल्यू काउंट करने के लिए यूज के लिए जाती है, उनके कोटा के हिसाब से, वेटेज के हिसाब से। एक डॉलर, एक यूरो, एक युआन है जो चाइना की है, येन है जो सबसे अभी लास्ट लेटेस्ट ये एड हुई है, ये ना वो जापान की, और पाउंड स्टर्लिंग है ये ब्रिटेन की। ये 5 करेंसीज है, ठीक है। अब एचडीआर में जब हमें अभी एक चीज़ और चली कि भारत ने वोटिंग से वो अलग हो गया क्या हो गया, तो उसमें आईएमएफ में 2 ऑप्शन रहता है कि या तो आप वोट दो या आप हट जाओ। तो भारत ऐसा बताया चली थी कि भारत हट गया है। तो अगर भारत वोट देता, तो भारत की तरफ से कौन वोट देता, भाई एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आईएमएफ में भारत की तरफ से वोट कौन देता है। तो भारत की तरफ से जो वोट देता है वो देता है भारत का वित्त मंत्री। और अगर वित्त मंत्री अनुपस्थित है तो आरबीआई का गवर्नर देता है। और अगर आरबीआई का गवर्नर ही नहीं है, तो आरबीआई का जो डेप्यूटी गवर्नर है वो आईएमएफ में भारत की तरफ से वोट देगा। और जब भी आईएमएफ लोन देता है किसी भी देश को, तो उसके सामने कुछ कंडीशंस रखता है कि आप सब्सिडीज वगैरह जो दे रहे हो वो कम करो, अपनी इकोनॉमी को खोल लो, एफडीआई के लिए इन्वेस्टमेंट को करो, जो भी भ्रष्टाचार है वो कम करो, गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट कम करो, आर्मी पे कम खर्च करो, डिफेंस पे कम करो, हथियारों वगैरह की होड़ में मत लगाओ, आप बढ़िया इकोनॉमी पे चीज़ें खर्च करो। इस तरह से वो कंडीशंस के साथ में लोन देता है। तो ये पाकिस्तान का लोन पहले अप्रूव हो चुका था, उसकी एक किस्त है वो अभी के टाइम दी गई थी। तो ये आईएमएफ है जो कि ब्रिटेन वुड ऑर्गेनाइजेशन से 3 संस्थाएं निकली थी जिनकी हमने बात करी। वर्ल्ड बैंक जो कि जुलाई 1945, दिसंबर 1945 में आईएमएफ की स्थापना, दिसंबर 1945 में आईएमएफ की स्थापना, और 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना मराकेश ट्रीटी द्वारा। तो ये हमने आईएमएफ के बारे में देख लिया। चीज़ें बहुत ज़्यादा डिबेट में नहीं जाएंगे, चीज़ें उतनी देखेंगे जितनी एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से काम आती है। तो ये आज की क्लास में ये हो गया। और आगे जो भी ऐसे करंट से रिलेटेड इश्यूज रहेंगे न कि डिबेट के लिए जो हमारे एग्जाम में काम आएंगे, उनकी हम चर्चा करते रहेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आपको गोल गुरु एकेडमी के डिजिटल चैनल पे और टेलीग्राम पे आपको बेहतर से बेहतर मटेरियल हम उपलब्ध करवा सकें, ताकि आने वाले एग्जाम में आप मटेरियल के लिए कहीं भी आपको इधर उधर नहीं जाना पड़े। पूरा विश्वसनीय मैटर है, एकदम रिलायबल सोर्स से तैयार किया गया मैटर है। धन्यवाद।